फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे रीजनरेशन साइकिल, जो कि हमारा स्टीम पावर प्लांट के अंदर होता है, और देखते हैं कि हमारा रीजनरेशन कैसे होता है और इसका क्या यूज है और इसको यूज करने से हमें क्या फायदा मिलेगा। तो सबसे पहले देखिए हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग नॉर्मल साइकिल को समझे तो वहां पर होता क्या था, एक हमारा होता था बॉयलर जहां से आपका स्टीम जनरेट होता था, वो सिंगल टरबाइन के थ्रू रन करता था वो। उसके बाद हमारा कंडेंसर, और कंडेंसर से फिर कहां चले गया, पंप में। लेकिन यहाँ पर क्या थोड़ा सा चेंजेस किस तरीके से मिलेगा, यहाँ पर देखिए रीजनरेशन करने का अल्टीमेट एम क्या है, बॉयलर के अंदर हीट सप्लाई को कम करना। और बात है कि बॉयलर के अंदर अगर हीट सप्लाई को कम कर देंगे तो उससे क्या फायदा होगा, एफिशिएंसी इक्वल टू क्या होता है, W नेट बाई क्यू सप्लाई। क्यू सप्लाई को कम करोगे तो कहीं ना कहीं एफिशिएंसी क्या है, बढ़ने के कगार पे रहेगी। तो एक बार समझते हैं इस चीज को, फिर हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहला चीज देखिए, यहाँ पर आपका रहेगा बॉयलर। तो ये तो आपका बॉयलर एज इट इज है, इस पे आपको कोई दिक्कत नहीं है। बॉयलर से जब हम लोग आगे बढ़ते थे तो ये आपका बॉयलर से निकलता था और जाता था कहाँ, टरबाइन में। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पर टरबाइन हमने अटैच कर दिया है। तो ये हमारा जो है हमारा टरबाइन है, स्टीम को एक्सपांड करता है। ये हमारे पास इस तरीके से क्या है, नंबर ऑफ स्टेज है। वैसे आप देखेंगे तो यहाँ पर करीब टरबाइन में 18, 20, 22 डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग आपके स्टेज होते हैं। अभी हम लोग जो नॉर्मल साइकिल में परफॉर्म करते थे तो टरबाइन से जब बाहर आता था तो कंडेंसर से जाता था फिर पंप में। लेकिन अभी हमको यहाँ पर करना क्या है, थोड़ा सा हम लोग टरबाइन को और बड़ा बना लेते हैं कुछ इस तरीके से। तो ये हमारा जो टरबाइन है इस तरीके से है। और यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो अभी हमको करना क्या है, यहाँ पर ये नंबर ऑफ स्टेजेस है। तो इस स्टेज में देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसके बीच के जो पार्ट है वहां से हम लोग क्या करेंगे, स्टीम को एक्सट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे। किस तरीके से, देखिए सपोज मान लीजिए, एक एग्जांपल ले रहा हूं जस्ट समझने के लिए, कि यहाँ पर आपका 1 kg जो स्टीम है वो आपका सप्लाई हुआ है स्टीम के टरबाइन के अंदर। तो अभी तक हमारा जो था कि जो टरबाइन के अंदर जा रहा है तो वो फिर आपका क्या कंडेंसर में निकल कर जा रहा है। लेकिन अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम लोग बीच के स्टेज से ही क्या करेंगे, जैसे 1 kg सप्लाई किए तो मान लीजिए 0.3 kg हम लोग बीच के कंडीशन से हम लोग क्या कर रहे हैं, स्टीम इसको एक्सट्रैक्ट किए हैं। और एक्सट्रैक्ट करने के बाद इसको हम लोग कहाँ भेजेंगे, इसको हम लोग भेजेंगे ओपन फीड वाटर हीटर। ये आपका जो है तो एक डिवाइस हम लोग यहाँ पर अरेंज कर देते हैं, डेट इज कॉल्ड ओपन फीड वाटर हीटर। क्लियर। और यहाँ पर क्या है कि सपोज मान लीजिए मैंने M1 kg को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया है, फिर आपका क्या स्टीम आगे जाएगा। तो अब आपका स्टीम आगे कितना जाएगा, 1 - M1 जाएगा डेफिनेटली। तो वहां पर जब आगे जाएगा तो अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं कि यहाँ से फिर से हम लोग क्या करेंगे, स्टीम को निकालेंगे। और इस बार हमने स्टीम को जो निकाला है डेट इज द M2 kg। ये आपका M1 kg था और हमने यहाँ से जो स्टीम को निकाला ये हमने निकाला M2 kg। और इसको भी हमने क्या भेजा, अगेन ओपन फीड वाटर हीटर में। दिस इज द ओपन फीड वाटर हीटर। क्लियर है यहाँ तक। तो M2 kg निकालने के बाद अगर आप फाइनली देखेंगे तो अब आपका स्टीम आपका कितना आगे आया, यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ आपका स्टीम निकला 1 - M1 - M2 kg। यही हमारा क्या है, स्टीम बाहर निकला है। अब हमको कहानी यहाँ से आगे बढ़ानी है। अब बात है कि ऐसा करने से क्या फायदा मिला, देखते हैं हम लोग। तो सबसे पहला देखिए, यहाँ से जब हम लोग बाहर निकले तो ये जो आपका अमाउंट आया तो अमाउंट कहाँ चले गया, ये डेफिनेटली ये हमारा कहाँ पर जाएगा, कंडेंसर के अंदर। तो यहाँ पर हमने क्या किया, कंडेंसर में इस अमाउंट को भेज दिया। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर यूज करते हैं हम लोग पंप यूज करने के बाद बेसिकली हम लोग इसको सीधा बॉयलर में भेजते थे, बट हम लोग ऐसा नहीं करेंगे। अब थोड़ा ओपन फीड वाटर हीटर को समझ लेते हैं, ये होता क्या है। देखिए ये जो आपका ओपन फीड वाटर हीटर होता है, यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ये जो हमारा कंडीशन है ये ओपन फीड वाटर हीटर, ये जो आपका बेसिकली क्या है, मिक्सिंग चैम्बर है। यहाँ पर ये आपका क्या है, एक मिक्सिंग चैम्बर है। और इस मिक्सिंग चैम्बर में अगर आप देखोगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी, इस मिक्सिंग चैम्बर में आपको 2 फ्लूइड का डायरेक्ट मिक्सिंग होता है। डायरेक्ट मिक्सिंग कहने का मतलब क्या है, या तो हो सकता है कि दोनों साइड से आपका, एक साइड से आपका एक हॉट फ्लूइड आएगा और दूसरे साइड से आपका जो भी कोल्ड फ्लूइड जाएगा इसके रेस्पेक्ट में, और दोनों जाने के बाद यहाँ पर क्या होगा, ये डायरेक्ट मिक्सिंग होगा।
समझ में आया? तो ये आपका ओपन फीड वाटर हीटर होता है। इसको मिक्सिंग कराने से क्या फायदा होगा वो तो डिपेंड करता है कि हमारा एप्लीकेशन क्या है। तो यहाँ पर ये जैसे M1 आया M2 आया, अभी इसको समझिए, ये हमारा M2 kg आया हुआ है। अब ये बताइए कि जब यहाँ से M2 kg आया तो ये M2 kg क्या है? ये आपका हॉट स्टीम है, नो डाउट हाई टेम्परेचर का फ्लूइड है जो स्टीम से आया है। और यहाँ तो आपने कंडेंसर से भेजा है, तो कंडेंसर तो आपका यहाँ पर क्या किया, हीट को तो रिजेक्ट कर दिया है। तो फाइनली आप देखोगे तो ये आपका पंप से आपका क्या जाएगा, पंप से जाएगा आपका जस्ट लिक्विड। तो यहाँ पर हमने पंप से क्या किया, लिक्विड भेज दिया। फेज देखते रहिएगा, ये आपका लिक्विड है, दिस इज आल्सो लिक्विड। यहाँ से जो आपका आया हुआ ये आपका क्या है, कहीं ना कहीं आपका फ्लूइड मतलब स्टीम फेस आया होगा। अब ये दोनों मिलेंगे तो जैसा यहाँ पंप से इंटर से पहले जस्ट सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन है, फिर से जब ये दोनों मिक्स होंगे तो ये अपना टेम्परेचर कुछ डाउन करेगा, लेकिन लिक्विड का टेम्परेचर तो बढ़ेगा। तो बढ़ेगा तो यहाँ पर अगेन हमने क्या किया, यहाँ पर हमने फिर से लगा दिया क्या, पंप। और पंप लगाने के बाद फिर से जब ये एग्जिट करेगा तो सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन पे करेगा। अब ये सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन को हमने कहाँ भेज दिया, ओपन फीड वाटर हीटर में। ओपन फीड वाटर हीटर पे गया तो फिर से ये M1 kg और ये दोनों आपके क्या होंगे, मर्ज होंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका M1 kg है, और ये अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आपको क्या दिख रहा है, ये आपका M1 kg यहाँ से आया हुआ है, और ये जो आपका पंप है तो पंप से आपका क्या, लिक्विड एंटर कर रहा है। तो फाइनली जब ये एग्जिट करेंगे तो अगेन यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, दैट इज द सैचुरेटेड लिक्विड। और ये सैचुरेटेड लिक्विड फिर हम लोग कहाँ भेज देंगे, सीधा बॉयलर के अंदर। तो ये हमारा जो है ये सीधा आपका चले गया बॉयलर के अंदर। और फाइनली देखो यहाँ पे डायरेक्ट तो नहीं जाएगा, यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, पंप। तो यहाँ पर हमने अगेन क्या किया, एक पंप लगा दिया। तो देखो सीधी सी बात है कि आपको फ्लूइड को भेजना है तो पंप को यूज करना पड़ेगा। तो ये हमारा एक सबसे नॉर्मल और इजी वे का डायग्राम है जो कि हमारा रीजनरेशन हुआ है। अब रीजनरेशन क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर देखिए बीच बीच में जो हम लोग क्या है, पहला चीज समझिए कि ये जो हम लोग बीच बीच में स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है, स्टीम को जो एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं, ये जो आपका एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टीम जो हो रहा है बीच बीच में, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग ऑफ टरबाइन। ब्लीडिंग ऑफ टरबाइन। तो ब्लीडिंग ऑफ टरबाइन आपको समझ में आया किसको बोला जा रहा है, ये जो हमारा रीजनरेशन साइकिल में जो टरबाइन स्टीम एक्सपांड करता है उसके बीच बीच से स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर लेना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं, ब्लीडिंग ऑफ टरबाइन बोलते हैं। दैट इज द पार्ट ऑफ रीजनरेशन। अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये जो हमारा M1 kg आया है, अब यहाँ पर दो ओपन फीड वाटर हीटर है तो इसका हम लोग नाम दे देते हैं किस तरीके से। तो ये जो आपका ऊपर वाला है तो इसको हम लोग मान लीजिए 1 बोल देते हैं, ये आपका सेकंड वाला है तो इसको हम लोग 2 बोल देते हैं। तो यहाँ से आपका M1, तो सपोज एक एग्जांपल ले लीजिए 0.3 kg जब निकला तो आगे बढ़ा 0.7 kg, मान लो 0.2 kg हमने फिर यहाँ निकाल लिया तो आगे बढ़ा 0.5 kg, 0.5 kg आपका आगे यहाँ बढ़ा। तो यहाँ से देखिए जब आपका एंटर करेगा तो सैचुरेटेड लिक्विड है, और यहाँ पर मास कितना एंटर करेगा, 1 - M1 - M2। यहाँ का जो मास होगा वो मास कितना होगा, 1 - M1 - M2, यही तो मास होगा। यहाँ से आपका कितना एंटर कर रहा है, M2, और इस पॉइंट पे एग्जिट कितना करेगा ये, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो M2 मास ऐड हो गया। तो इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो आपको मास मिलेगा 1 - M1, यही तो दिखेगा। अब 1 - M1 आपका कहाँ मूव करेगा, यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका मूव किया 1 - M1, यहाँ से M1, और अगेन जब ये ऐड होगा तो फाइनली आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 kg मिल जाएगा। तो आपको कुछ कंडीशन समझ में आ रही है कि चीजें क्या चल रही है। तो ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है इस तरीके से आपकी मिक्सिंग हो रही है। बात है इसको यूज करने से हमारा क्या फायदा हुआ है, क्या नुकसान हुआ है, कितना वर्क बढ़ा है, क्या रियल में एफिशिएंसी बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, ये सब चीजों को आपको रिप्रेजेंट करने के लिए टीएस डायग्राम की तरफ मूव करना पड़ेगा। जब तक आप टीएस डायग्राम पे नहीं जाओगे ना ही आपको वर्क का फैक्टर समझ में आएगा कि क्या हुआ है, और ना ही आपको एफिशिएंसी वाला कोई फैक्टर समझ में आएगा। तो इसको टीएस डायग्राम में रिप्रेजेंट करने के लिए तो इसका सबसे पहले हमें नामकरण करना पड़ेगा। तो हम लोग नामकरण वो चीज कर लेते हैं। पहला कहते हैं ये स्टार्ट करते हैं बॉयलर का इनलेट पॉइंट से, तो इसको हमने नाम दे दिया 0.1, ये हमारा पॉइंट हो गया, डेट इज 0.2, ठीक है। और यहाँ से जब स्टीम निकला तो इसको हमने नाम दे दिया 0.3, यहाँ पर जब आपका स्टीम एग्जैक्ट किया तो 0.4, यहाँ पर जो स्टीम एग्जैक्ट हुआ डेट इज 0.5, कंडेंसर से जो निकला है तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया 0.6, पंप्स के जो एग्जिट से गया इसको हमने नाम दे दिया क्या 0.7, यहाँ से जब आपका ओपन फीड वाटर हीटर से बाहर निकला तो इसको हमने दे दिया 0.8,
पंप से जब बाहर निकला तो इस पॉइंट को हमने नाम दे दिया 9, और ये आपका जब मिक्सिंग हुआ इस पोर्शन पे तो ये वाला पोर्शन को हमने नाम दे दिया क्या 10। टोटल 10 पॉइंट, फिर तो ये आपका 1 है, तो टोटल हमारे पास देखिए 10 पॉइंट आए हुए हैं, और इसी 10 पॉइंट के बारे में हमको क्या करना है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं टीएस डायग्राम में। तो चलिए एक बार देखते हैं हमारा टीएस डायग्राम किस तरीके से हमारा बनेगा। तो ये हमारे पास टीएस डायग्राम का डोम है, और ये टीएस डायग्राम में अगर हम लोग बोले तो ये आपका जो डोम है ये आपका डेट इज द सैचुरेटेड लिक्विड, दिस इज द सैचुरेटेड वेपर जोन, दिस इज द वेट जोन वेयर लिक्विड एंड वेपर बोथ आर एग्जिस्ट, and this line is the saturated liquid line, this line is the saturated vapor line, okay, and this point is the critical point. now देखो यहाँ पर अब क्या कंडीशन हमारे पास है, एक एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो सबसे पहले हम लोग उठाते हैं क्या 1 से 2, तो 1 से 2 हम लोग उठा रहे हैं किसको, बॉयलर को। अच्छा एक चीज देखो यहाँ पर, अगर ये अरेंजमेंट नहीं किया रहता तो सीधा पंप से मैं बॉयलर को भेजता, लेकिन यहाँ पर अगर वाटर सपोज एक एग्जांपल लो कि वाटर सपोज यहाँ पर जो एग्जिट किया है, एक एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज 80 डिग्री सेल्सियस पे एग्जिट किया है, तो नॉर्मल कंडीशन पे आप जो 80 पे भेजे तो 80 को भेजते बॉयलर में, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ 80 से जब आगे बढ़ा तो यहाँ पर भी उसको टेम्परेचर मिल गया, तो यहाँ करीब करीब मान लो 30-40 डिग्री बढ़ जाएगा, तो ये आपका 120 पहुँच गया मान लो, फिर से आगे गया यहाँ भी 30-40 डिग्री बढ़ेगा, तो बढ़ेगा तो फिर से मान लो 150 पहुँच गया, तो अब ये 150 में जाएगा, तो जो आपका कंडेंसर से निकल कर यहाँ पर 80 में जा रहा था वो 150 में इंटर करेगा। तो जब फ्लूइड बॉयलर के अंदर फ्लूइड का इनलेट टेम्परेचर बढ़ गया तो जो बॉयलर के अंदर हीट सप्लाई वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यही हमारा जो बॉयलर का हीट सप्लाई कम करना है ना, ये आपका रीजनरेशन का मेन कंसेप्ट है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इस पे समझते हैं, बाकी चीजें तो हमको यहाँ से समझ में आएंगी। पहला आपका 1 से 2 लगा हुआ है, डेट इज द बॉयलर, और बॉयलर के अंदर हम बात करें तो ये हमारा 1 से 2, तो देखो पॉइंट 1 जो है वो आपका लिक्विड है, ये जो पॉइंट 1 है ये आपका टोटली लिक्विड है, और यहाँ से जब बॉयलर से जब बनेगा तो सुपर हीटेड स्टीम बनेगा। तो यहाँ पर देखिए ये आपकी जो लाइन है, ये लाइन आपको कुछ इस तरीके से दिखेगी, क्लियर। ये आपका पॉइंट 1, और ये हमारा जो मिल गया ये हमारा क्या मिलेगा, दिस इज पॉइंट 2, क्लियर है यहाँ तक। अब आपको क्या करना है, पॉइंट 2 आपको मिल गया सुपर हीटेड जोन में। 2 से 3 अगर आपका देखो, अब एक चीज आप देखिए 2 से 3 भी टरबाइन है, 2 से 4 भी टरबाइन है, 2 से 5 भी टरबाइन है, तो कुल मिला के हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये टरबाइन में पूरी स्टीम जो क्या एक्सपांड हो रही है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं 2 से 5 तक पूरा स्टीम को एक्सपांड कर देते हैं, और उसके बीच में हम लोग 0.3 और 0.4 को शो कर देंगे। तो पॉइंट जो 5 आपको मिला हुआ है, फाइनली जो टरबाइन के एग्जिट आया हुआ है, इसका फेस क्या मिलेगा, या तो लिक्विड प्लस वेपर में जाएगा, और या तो आपका टोटली क्या जाएगा, वेपर में जाएगा। तो ये 0.5 को मैं रिप्रेजेंट करना चाहता हूं, तो ये लाइन पकड़ूंगा, इस लाइन को वर्टिकली लेके आऊंगा, और यहां पर हमने रिप्रेजेंट कर दिया, एंड दिस पॉइंट इज 0.5, क्लियर है यहाँ तक। तो ये आपका 2 से 5, और 2 से 5 के बीच में 2 से 5 के बीच में 3 और 4 आपके 2 पॉइंट दिख रहे हैं, तो 2 से 5 के बीच में आप देखोगे तो ये आपका 0.3 दिखेगा, और ये वाला पॉइंट आप ले लो, ये आपका पॉइंट क्या दिखेगा, 4 दिखेगा। रिप्रेजेंट करेंगे यहाँ से बढ़िए 5 to 6 हमारा कंडेंसर है, और कंडेंसर से सैचुरेटेड लिक्विड बनकर निकलता है। तो ये जो हमारे पास पॉइंट है ये हमारे पास है 0.6, एंड दिस पॉइंट इज द सैचुरेटेड लिक्विड, क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारा प्रेशर है, डेट इज द कंडेंसर प्रेशर, ये जो है डेट इज द कंडेंसर प्रेशर। नेक्स्ट अब देखो 0.6, अभी तक हम लोग 6 को डायरेक्ट बॉयलर में डाल दिए थे नॉर्मल बेसिक रैंकाइन साइकिल में। यहाँ पर 6 to 7 आपका क्या है, पंप है। अब देखिएगा यहाँ पर लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है, सिंपल समझो। 6 to 7 आपका पंप लगा हुआ है, पंप के अंदर कैसा प्रोसेस होता है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होता है। तो 6 to 7 हम लोग मान लीजिए कहीं तो जाएगा लाइन, लेकिन अभी मैं वर्टिकली ले रहा हूँ, और यहाँ पर कहीं मैं इस पे पॉइंट पर 0.7 को शो करूंगा, ठीक है। अच्छा तो यहाँ मान लीजिए, चलो अभी शो कर देते हैं, ये मान लीजिए मैंने यहाँ पे 7 शो कर दिया है। अब ये बताइए ओपन फीड वाटर हीटर, इसके बारे में अगर बात किया जाए तो ये आपका जो मिक्सिंग होती है ना, ये मिक्सिंग हम लोग कौन से प्रोसेस में कराते हैं, कांस्टेंट प्रेशर पे। ऐसा क्यों, जब भी हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे 2 फ्लूइड को मिक्सिंग कराते हैं तो उसके अंदर जो लॉसेस होते हैं वो लॉसेस आपके बहुत कम होते हैं। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर अगर हम लोग कांस्टेंट प्रेशर पे मिक्सिंग कराएंगे तो उसके अंदर लॉसेस आपके क्या होंगे, कम। और हमेशा हमारी कोशिश होती है कि जो भी 2 फ्लूइड मिक्स कर रहे हैं उसका प्रेशर आपका क्या रहे, सेम रहे। तो जो ओपन फीड वाटर हीटर है ये एक्चुअली जो काम करता है, ये आपका
कांस्टेंट प्रेशर पे काम करता है, 1 हो या 2 हो। अभी हम लोग क्या है 6 to 7 है तो 2 के लिए ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये भी आपका कांस्टेंट प्रेशर पे ही काम कर रहा है। तो एक चीज बताओ, यहाँ पर 0.7 तो हमको मिल चुका है, 7 to 8 भी कांस्टेंट प्रेशर है और 4 to 8 भी आपको क्या मिलेगा, कांस्टेंट प्रेशर। और ये जो आपको 0.8 है वो कहाँ मिलेगा, ये आपको मिल रहा है सैचुरेटेड लिक्विड वाला जोन। जो 0.8 है दोनों मिलकर सैचुरेटेड लिक्विड जोन है नहीं है। तो 7 to 8 और 4 to 8, तो 7 to 8 आप चले जाओ सैचुरेटेड लिक्विड जोन में। तो ये हमने मान लो कि ये हम चले गए सैचुरेटेड लिक्विड जोन में, दिस इज द 0.8। अब 7 to 8, ये 8 पॉइंट समझ में आया। 7 to 8 क्या कांस्टेंट प्रेशर है ना, और कांस्टेंट प्रेशर लाइन डोम के बाहर कर्व बनता है। और नेक्स्ट बात करेंगे 4 to 8, 4 to 8 इज ऑल्सो कांस्टेंट प्रेशर। तो 4 to 8 कांस्टेंट प्रेशर है, तो ये आपकी लाइन जो है इधर से आएगी। तो ये हमारे पास जो लाइन आपको दिख रहा है ये हमारा इस तरीके से समझ में आया। तो देखो 4 to 8 इज द आल्सो कांस्टेंट प्रेशर यहाँ पर, और ये आपका 7 to 8 ये भी आपका क्या है कांस्टेंट प्रेशर। तो ये आपका बन गया 0.8, और 7 to 8 जो आपको दिख रहा है यहाँ पर M1 मास जो है आपका ओपन फीड वाटर हीटर 2 है, और यहाँ पर मास कितना इंटरेक्ट हो रहा है 1 - M1 - M2। तो आप ये बोल सकते हो क्या, देखो मास की बात करेंगे तो ये वाला जो जोन है इसमें 1 - M1 - M2 इंटर किया है, 1 - M1 - M2। अब ये इतना आगे गया और यहाँ से जब एक्सट्रैक्ट किया है तो फाइनली कितना बचा है 1 - M1। ठीक है, तो यहाँ पे अगर बात करोगे तो ये आपको कितना दिख रहा है 1 - M1। आप 0.8 से आगे बढ़िए, 0.8 से अगर हम लोग 9 की तरफ मिलते हैं तो कांस्टेंट प्रेशर सॉरी पंप है। पंप आपका क्या है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है तो ये आपको कैसा मिलेगा, ये आप 8 to देखो 8 to ये आपका 0.8 है, तो 8 to 9 अगर जाओगे तो अगेन आपका आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है, और 3 to 8 अगर जाओगे तो कांस्टेंट प्रेशर में मिलेगा। तो पहले तो आप 8 to 9 चले आओ, तो ये हमने 8 to 9 हम लोग आ चुके हैं यहाँ पर, दिस इज 8 to 9। और उसके बाद फाइनली क्या बोल रहा है 9 to 10, 9 to 10 ओपन फीड वाटर हीटर है, और 3 to 10 भी ओपन फीड वाटर हीटर है कांस्टेंट प्रेशर पे। तो ये हमारा 9 to 10 है, ये देखो हमारा 3 to 10, और फिर अगर आप देखोगे तो 3 to 10 भी हमें कांस्टेंट प्रेशर पे आना है। तो ये लाइन आपको इस तरीके से दिखेगी, ये ठीक है। तो ये आपका पॉइंट है 10, और यहाँ पे आप लाइन देखोगे तो ये आपका अपवर्ड जाएगा, और ये क्या आपका लाइन अंदर की तरफ आएगा। तो 9 to 10 आपको क्लियर हुआ, तो ये हमको मिल गया 9 to 10। अब देखिए यहाँ पर 10 to 1 अगेन आपका पंप है, और पंप सीधा बॉयलर पे जा रहा है, और बॉयलर में अगेन आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। तो ये देखिए आप ये जो लाइन, इस लाइन को आप वर्टिकली मूव कराइए, और ये जो आपको पॉइंट मिला वो 1 मिला। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि जो हमारा बॉयलर के अंदर हीट सप्लाई है कहाँ हमने लाइन, अगर मान लीजिए कि सपोज मैं यहाँ पर ये अरेंजमेंट नहीं करता जो ओपन फीड वाटर हीटर वाला है, तो ये वाली जो हमारी लाइन है ये लाइन हमारी वर्टिकली अपवर्ड चल जाती। तो इतना मेरा हीट सप्लाई एडिशनल जा रहा था, जो कि इस प्रोसेस में आपका क्या हो गया है, बच गया है। तो ये आपका 1 - M1 जैसे यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पूरा का पूरा आपको 1 kg आया हुआ था। यहाँ से जब हमने निकाला तो M1 kg निकाला हुआ है, यहाँ से जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो M2 kg निकाला हुआ है, और फाइनली क्या है 1 - M1 - M2। अब ये दोनों मिलके आपका आगे क्या है कंटिन्यू प्रोसेस कर रहे हैं। तो ये जो हमारे पास बना है फ्रेंड्स, ये हमारा रीजनरेशन साइकिल है जिसके बारे में हमने बात किया है। और इस केस में अगर हम लोग देखें तो ये हमारा जो TS डायग्राम था। अब बात है कि अगर मुझे M1 और M2 की वैल्यू निकालनी हो तो M1 M2 की वैल्यू हम लोग किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो उस चीज को समझने के लिए ओपन फीड वाटर हीटर आपको डिपेंड करेगा क्वेश्चन में कि एक ओपन फीड वाटर हीटर दिया है कि 2 दिया है। तो कंप्लीट अगर आपको बोलता है कि इसका आपको डेरिवेशन इन द सेंस एफिशिएंसी निकालनी है, तो अगर आपको वैल्यू दिया है तो निकालना बहुत इजी है, लेकिन अगर आप H के फॉर्म में लोगे तो काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बट फिर भी पहले आप ओपन फीड वाटर हीटर का जो कंसेप्ट है आप उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं हम लोग। तो ओपन फीड वाटर हीटर 1 और 2 तो एक एक में हम लोग अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अप्लाई करते हैं क्या, अप्लाई एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, अप्लाई एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो यहाँ पर एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में अगर हम लोग देखेंगे तो आपको क्या चीजें दिखेंगी। एनर्जी बैलेंस इक्वेशन में आओगे तो क्या दिखेगा, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या, ओपन फीड वाटर हीटर फर्स्ट के लिए, ओपन फीड वाटर हीटर फर्स्ट के लिए।
तो इसमें आप अप्लाई करो, आपको क्या दिखेगी चीजें। तो यहाँ पर क्या क्या इसका इनपुट है और क्या क्या आउटपुट है वो आप लगाइए, एनर्जी बैलेंस लगा दीजिए, कहानी खत्म। 1 के लिए हमारा जो है वो 3 पॉइंट है इंटर करने वाला, और यहाँ पर देखोगे तो 9 पॉइंट इंटर कर रहा है और 10 एग्जिट कर रहा है। ध्यान से देखिएगा, 1 के लिए हमारे पास H3 इंटर कर रहा है, और क्या इंटर कर रहा है, H9 इंटर कर रहा है, और H10 आपका एग्जिट कर रहा है। तो ये जो आपका पॉइंट है, ये पॉइंट आपको क्या मिलेगा, H10, ठीक है। ये वाला पॉइंट जो आपको क्या मिल रहा है, H10 मिल रहा है। और यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो क्या होगा, ये जो हमारे पास H3 है ये M1 मास के साथ है, H9 जो है वो 1 माइनस M1 मास के साथ है। तो ये हमारा मास यहाँ पर आपका M1 है, और यहाँ पर आपका कितना है, 1 माइनस M1। और नो डाउट जब दोनों मिक्सिंग हो गए तो फाइनली आपको कितना मिल जाएगा, 1 kg। तो यहाँ पे अगर हम लोग एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाया जा सकता है। किस तरीके से, आप यहाँ पर इनलेट क्या क्या है, ये तो मास के साथ मल्टीप्लाई करिए तो ये आपको मिलेगा क्या, M1 इंटू H3, ठीक है। प्लस इसको आप ऐड करोगे तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस M1 इंटू H9, दैट इज इक्वल टू, ये आपको कितना मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1 kg है। तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं H10। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आया। अब ये बताइए, अगर आपको सभी पॉइंट पे एंथैल्पी पता चल जाए तो नो डाउट आप यहाँ से M1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। अब आप आ जाइए सेकंड ओपन फीड वाटर हीटर 2 में। तो ठीक इसी तरीके से हमें अप्लाई करना है ओपन फीड वाटर हीटर, और ये हम लोग जो अप्लाई करेंगे ये सेकंड वाले पे अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करोगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, इनलेट देखिए H4 इंटर कर रहा है M2 मास के साथ। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, ये हम लोग लिखेंगे यहाँ पर M2 मास के साथ आपका इंटर कर रहा है क्या, H4, ठीक है। और देखिए H7 इंटर कर रहा है 1 माइनस M1 मास के साथ, सॉरी ये 1 माइनस M1 इसका, ये 1 माइनस M1 माइनस H2। तो यहाँ पे अगर आप H7 की बात करेंगे तो ये हमारा H7 इंटर कर रहा है, मास क्या है यहाँ पर 1 माइनस M1 माइनस M2, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ से जो एग्जिट करेगा वो H8 एग्जिट कर रहा है, तो यहाँ पर H8 आपका क्या हुआ, एग्जिट किया। मास कितना होगा, या तो ये दोनों को जोड़ लो या देख लो, बात वही है। तो जब 1 माइनस M1 माइनस M2 में जब M2 ऐड होगा तो फाइनली कितना बचेगा, ये 1 माइनस M1, क्लियर है। तो ये अगर यहाँ पर आप एनर्जी बैलेंस इक्वेशन लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा, तो क्या क्या इनपुट पे ये है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, M2 इंटू H4। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको क्या, M2 इंटू H4, ठीक है। प्लस इस पे आप ये भी इनलेट हो रहा है तो इसको आप लिख लो क्या, 1 माइनस M1 माइनस ऑफ M2 इंटू आपको क्या दिख रहा है, H7, दैट इज इक्वल टू, ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा 1 माइनस M1 इंटू आपको क्या दिखेगा, H8, क्लियर है। तो ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है M2 H4 माइनस वाला टर्म्स, और ये जो कंडीशन है यहाँ पर आपको M1 मिल जाएगा। इस M1 को उठा के आप यहाँ पे रख दो तो आपको फाइनली क्या है, M2 मिल जाएगा। तो ये हमें जो है ये हमने अप्लाई किया, दिस इज द एनर्जी बैलेंस इक्वेशन। तो जितने नंबर्स ऑफ आपके ओपन फीड वाटर हीटर रहेंगे उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, इस तरीके से कंटिन्यू मिक्सिंग चलते चले जाएगी। और फाइनली अगर आप जैसे इसको एफिशिएंसी के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो एफिशिएंसी के लिए हम लोग किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अगर अप्लाई करना चाहें तो देखिए सीधी सी बात है। अभी तक नॉर्मल कंडीशन में हम लोग जो एफिशिएंसी निकालते थे तो एफिशिएंसी हमारा क्या निकल कर आता था, जो एफिशिएंसी इक्वल टू हमारा आता था क्या, W नेट बाई Q सप्लाई, यही आता था। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको ये चीज क्लियर दिख रहा है क्या, कि Q सप्लाई जो है आपका वो डेफिनेटली कम हो गया है, क्योंकि जो यहाँ पर आपका हीट सप्लाई जा रहा था वो ऑलरेडी हाई टेम्परेचर पे चले गया है, तो Q सप्लाई कम हो गया है। बट अगर मैं W नेट की अगर बात करूं, मतलब नेट वर्क की बात करूं, तो ये चीज बताओ, क्या 1 kg स्टीम को हमने पूरा एक्सपांड होने दिया, नहीं दिया। यहाँ पर हमने 1 kg जब ये था, तो मान लो सपोज एक एग्जांपल M1 kg 0.3 kg अगर मैं निकालता हूँ तो जो 0.3 kg पूरा एक्सपांड होता तो वर्क ज्यादा देता, लेकिन वो पूरा हमने उसको एक्सपांड तो होने ही नहीं दिया। तो उस केस में आपका जो 0.3 kg है वो तो आपका बाहर निकल गया, तो वो आपका पूरा एक्सपांड नहीं हुआ, तो टरबाइन का वर्क डन रिड्यूस करेगा। फिर आपने बीच में फिर क्या किया हुआ है, फिर से हमने स्टीम को एक्सट्रैक्ट किया है। तो कुल मिला के अगर आप देखोगे तो जो स्टीम को जितना एक्सपांड होना था हम उसको इतना एक्सपांड होने ही नहीं दे रहे हैं,
उसके चलते क्या होगा कि जो टरबाइन से आपको वर्क आउटपुट मिल रहा है वो वर्क आउटपुट आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये चीज को ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपका हीट सप्लाई भी आपका क्या हुआ है, कम हुआ है। और हीट सप्लाई के साथ देखोगे तो जो आपका डब्ल्यू नेट आउटपुट है सेम साइज ऑफ द बॉयलर के लिए डब्ल्यू नेट भी आपका क्या हुआ है, कम हुआ है। और अगर आप चाहते हो कि आपका डब्ल्यू नेट जो वर्क आउटपुट आ रहा है वो कम ना हो, तो उसके लिए आपको स्टीम का प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, स्टीम सप्लाई बढ़ानी पड़ेगी। उसके लिए आपको क्या है, बॉयलर का साइज को बढ़ाना पड़ेगा। मतलब सेम अमाउंट ऑफ नॉर्मल कंडीशन जो दिख रहा है, अगर आप उस पर रीजनरेशन अप्लाई करोगे तो वर्क डन कम हो जाएगा। लेकिन अगर मैं चाहता हूं क्या कि मेरा वर्क टरबाइन का वर्क आउटपुट कम ना हो, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना पड़ेगा, बॉयलर के साइज को बढ़ाइए ताकि स्टीम प्रोडक्शन हमारा बढ़े। क्लियर है यहाँ तक? तो ये जो हमने निकाला है क्यू सप्लाई कम हुआ और हमारा क्या है, डब्ल्यू नेट वर्क आउटपुट भी हमारा क्या हो गया, कम हो गया। तो ये जो हमारी बात हुई है किसके लिए, एफिशिएंसी अगर हम लोग निकाल रहे हैं तो उसके लिए। तो यहाँ पर डब्ल्यू नेट कम हुआ है लेकिन क्यू सप्लाई अमाउंट हमारा देखो यहाँ पे अगर हम लोग बात करेंगे तो डब्ल्यू नेट हमारे पास कम हुआ है, ये जो डब्ल्यू नेट है ये कम हुआ है, लेकिन इसके कंपैरिजन में आपको क्यू सप्लाई भी आपका क्या बहुत ज्यादा कम हुआ है, जिसके चलते आपको एफिशिएंसी क्या मिलेगी, ज्यादा। तो ये रीजनरेशन जो हमारा वर्ड है ना, इसको यूज करने का, इसको अप्लाई करने का मेन एम क्या है कि ये जो हमारा बेसिकली जो एफिशिएंसी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। तो अगर हमको प्लांट के अंदर एफिशिएंसी बढ़ाना है तो रीजनरेशन यूज करते हैं। और इसके पहले वीडियो में हमने रीहीट साइकिल का भी बात किया जो वर्क डन के लिए यूज किया जाता था। और अगर आप प्रैक्टिकली वर्किंग साइकिल में जाओगे तो रीहीट और रीजनरेशन को कंबाइन करके आपका प्लांट चलाया जाता है, क्योंकि वहां पर आपका कहीं ना कहीं वर्क डन भी बढ़े और आपकी क्या हो, एफिशिएंसी भी बढ़े। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको क्लियर हुई। तो ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ था रीजनरेशन के लिए था। और जैसा कि मैं यहाँ पर डब्ल्यू नेट अगर आप निकालना चाहते हो तो बताओ कैसे निकालोगे। अगर मान लीजिए मैं यहाँ पर डब्ल्यू नेट निकालना चाहता हूँ तो डब्ल्यू नेट में कैसे निकाल सकता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहला चीज, अगर यहाँ पर बीच में एक्सट्रैक्ट नहीं किए रहते तो सीधा सीधा ये H5 माइनस H2 लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका मास कंटिन्यू क्या है, स्टीम एक्सट्रैक्ट हो रहा है, एक्सट्रैक्ट हो रहा है। तो M1 मास आपका एक्सट्रैक्ट हुआ है, H2 से माइनस H3 तक एक्सपांड हुआ है। M2 माइनस जो आपका M2 मास है, तो यहाँ से जब आगे गया M2 मास तो ये माइनस 10 हो जाएगा और पूरा जब निकालोगे तो 10 माइनस ये पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा तो काफी ज्यादा लेंथी इक्वेशन हो जाएगा। इसीलिए आपको सीधा सीधा जब एग्जाम में क्वेश्चन आए तो सीधा डेटा उठा के दे देना, तब आपको क्लियर हो जाएगा। और वैसे नॉर्मली लोग कंफ्यूज होते हैं तो मैं आपको एक एग्जाम्पल रख कर इसको बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि सपोज ये M1 kg, मान लो M1 की वैल्यू 0.3 kg ले लेते हैं, M2 की वैल्यू मान लो 0.2 kg ले लेते हैं। तो फाइनली ये देखोगे तो आपको कितना आगे बढ़ा, 0.5 kg मान लो वैल्यू दिया हुआ है। आपको क्वेश्चन आएगा तो शायद ही 2 का दे, आपको 1 का देगा, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों का लेना चाहते हैं तो भी मैं आपको यहाँ पर डब्ल्यू नेट अगर आप निकालोगे तो आप बताओ डब्ल्यू नेट में कितना निकाल सकता हूँ। तो पहला चीज देखो 0.3 kg पूरा एक्सपांड हुआ है H2 से H3 तक, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 0.3 kg जो एक्सपांड हुआ है कहाँ तक, देखो 0.3 kg आपने यहाँ से एक्सट्रैक्ट किया ना, तो 1 kg आपका पूरा एक्सपांड हुआ है 2 से 3 तक। तो आप ऐसा लिखिए, क्या यहाँ तक तो पूरा 1 kg आया हुआ है ना, तो 1 इंटू हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, H2 माइनस H3। अब ये बताइए, आप यहाँ पर 0.3 kg निकाल लिए हो तो आगे कितना गया, 0.7 kg। तो अब आप आने दो 0.7 kg को, और 0.7 kg लोगे, कहाँ से कहाँ तक एक्सपांड हुआ है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 0.7 kg एक्सपांड हुआ है। तो H3 माइनस H4, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा, H3 माइनस H4। अब यहाँ पर फिर आपने 0.2 kg निकाल लिया तो 0.5 kg तो आगे एक्सपांड हुआ, तो प्लस हम लोग यहाँ पर लिखेंगे और ये हम लोग क्या लिखेंगे, 0.5। और 0.5 के लिए बात करोगे तो क्या आएगा, H5 माइनस H6। तो यहाँ पे बात करेंगे तो H5 है और ये आपका क्या है, H6। तो यहाँ पे आप देखिए तो हम लोग लिख सकते हैं क्या, H5 माइनस H6। क्लियर है यहाँ तक। तो ये जो आपका कंडीशन है ये आपका डब्ल्यू नेट के लिए है। तो यहाँ से आप डब्ल्यू नेट निकाल, अच्छा पंप वर्क अगर आप माइनस करना चाहते हो दिया रहेगा तो ये आपका 3 पंप लगा हुआ है, WP1, दिस इज WP2, जितना आपका ओपन फीड वाटर हीटर और कंडेंसर के साथ अटैच है WP3। तो अगर आप पंप वर्क को नेग्लेक्ट करोगे तो ठीक है, अदरवाइज दिया है तो आपको डायरेक्ट इसमें क्या करना, पंप वर्क को माइनस कर देना। और हीट सप्लाई की अगर मैं बात करूं तो हीट सप्लाई तो आप यहाँ पे डायरेक्ट कहाँ किए हो, एक ही जगह किए हो, कहाँ पर, H2 माइनस H1। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं क्या, दिस इज इक्वल टू H2 माइनस H1। ठीक है,
तो ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है ब्लीडिंग ऑफ टरबाइन का है, और इस ब्लीडिंग ऑफ टरबाइन के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये कंडीशन जो हमको मिला हुआ है रीजनरेशन साइकिल के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।